हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष एमकॉम फाइनल एबीएसटी के पेपर संक्रिया विज्ञान के एक अध्याय खेल सिद्धांत के अंतर्गत खेल सिद्धांत का अर्थ एवं खेल सिद्धांत की मान्यताएं एवं प्रयुक्त शब्दावली पर चर्चा करूंगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे खेल सिद्धांत की। खेल सिद्धांत के बारे में कहा जाता है कि जहां व्यक्तियों तथा समूहों द्वारा पारस्परिक गतिरोध दूर नहीं किए जाते हैं वहां खेल सिद्धांत उनका संभाव्य हल प्रस्तुत कर सकता है। खेल सिद्धांत के अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा या गतिरोध होने पर निर्णय एक कठिन समस्या होती है और खेल सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा में विभिन्न व्यूह रचनाओं का अध्ययन कर एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यूह रचना को चुनकर सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि जो विभिन्न व्यूह रचनाएं हैं प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत उनका अध्ययन करके एक व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ व्यूह रचना को चुनकर लाभ प्राप्त कर सकता है, सर्वाधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। खेल सिद्धांत यह मानकर चलता है कि विभिन्न प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई जाने वाली व्यूह रचनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। सर्वप्रथम खेल सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1944 में प्रोफेसर जॉन वॉन न्यूमन तथा ऑस्कर ऑर्गेस्टर ने किया था। आज की इस परिस्थिति में इस सिद्धांत खेल सिद्धांत का अनेक विद्वानों द्वारा प्रबंधकीय सिद्धांत के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। आज यह सिद्धांत परिचालन अनुसंधान का एक आवश्यक अंग बन गया है। यह सिद्धांत वर्तमान में अर्थशास्त्र, व्यावसायिक प्रशासन, आर्थिक शास्त्र, वित्तीय प्रबंध, लेखा, सांख्यिकी, तर्क विज्ञान, साइकोलॉजी, दर्शन शास्त्र, अनेक सामरिक महत्व के प्रशिक्षण संस्थानों में इसका प्रयोग किया जाता है। इस खेल सिद्धांत के अंतर्गत जो सामान्य तथ्य है वो यह है कि जब प्रतिस्पर्धियों की संख्या दो या अधिक हो तो एक पक्ष तथा एक पक्ष को जितना लाभ होता है उतना ही दूसरे पक्ष को हानि, और ऐसी परिस्थितियों में निर्णय जो है वह खेल सिद्धांत के आधार पर निर्णय किए जाते हैं। खेल सिद्धांत के अनुसार निर्णय ऐसी परिस्थितियों में किए जाते हैं जहां अनिश्चितता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं खेल सिद्धांत की मान्यताओं की। देखिए, खेल सिद्धांत में किसी भी समस्या को खेल सिद्धांत से हल करने के लिए निम्न मान्यताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। पहला है, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। हमें संख्या पता होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। दूसरी बात, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों द्वारा एक दूसरे की व्यूह रचनाओं का प्रतिकार किया जाना चाहिए। तीसरी है कि प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों द्वारा व्यूह रचनाओं को गणितीय रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगर किसी व्यूह रचना को गणितीय प्रतिरूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है तो फिर उस समस्या का हल खेल सिद्धांत के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चौथी चीज है, प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों द्वारा वहन किया गया लाभ व हानि परिमित होना चाहिए, यानी निश्चित होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। अपरिमित अगर लाभ हानि नहीं होना चाहिए। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतियोगी के समक्ष विकल्पों की संख्या परिमित होनी चाहिए, विकल्पों की संख्या निश्चित होनी चाहिए और ये विकल्प सदैव समान हो यह आवश्यक नहीं है। सदैव समान हो का मतलब ये नहीं है कि एक के पास 3 विकल्प हैं तो दूसरे के पास भी 3 विकल्प हो। ऐसा हो सकता है
एक खिलाड़ी के पास 3 विकल्प हों, दूसरे के पास 2 भी हो सकते हैं और 4 भी हो सकते हैं। प्रत्येक प्रतिस्पर्धी को, जैसा ऊपर कहा, विपक्षी प्रतिस्पर्धी की दूसरे प्रतिस्पर्धी की सभी चालों का ज्ञान उसको होना चाहिए, किंतु किस समय उसका प्रतिस्पर्धी कौन सी चाल चलेगा यह उसे ज्ञात नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक प्रतिस्पर्धी अपनी व्यूह रचना इस मान्यता के आधार पर तय करता है कि उसका विरोधी जो भी चाल चलेगा अथवा व्यूह रचना अपनाएगा उसका उद्देश्य उसे अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। जब आमने सामने की जब व्यूह रचना होती है, जब आमने सामने दो खिलाड़ी जब इस तरह से चालों का चयन करते हैं, तो प्रत्येक खिलाड़ी यह सोचता है कि उसका उद्देश्य यह होता है कि सामने वाले को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए और खुद के लिए अधिक से अधिक लाभ की व्यूह रचना का वो चुनाव करेगा। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों की प्राप्तियां उनके द्वारा चुनी गई व्यूह रचनाओं तथा उसके प्रतिस्पर्धी द्वारा चुनी गई व्यूह रचनाओं का संयुक्त प्रतिबल होती है। दोनों ने कौन सी व्यूह रचना चुनी है उसका संयुक्त परिणाम जो है वह प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धियों की प्राप्ति होगी। प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिस्पर्धी को खेल सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के माध्यम से ही प्रतियोगिता संभव होती है। नेक्स्ट है, खेल प्रतियोगिता का निर्णय दोनों प्रतियोगियों द्वारा अपनाई गई गतिविधियों से किया जाता है जिनका योगफल एक का पॉजिटिव जिसको लाभ होगा उतनी दूसरे को हानि होगी, लिहाजा उन दोनों का संयुक्त योग जो है 0 होगा, अर्थात प्रत्येक प्रतियोगी को एक जो है योगफल ये होगा 0। खेल सिद्धांत में भाग लेने वाले प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा पूर्ण विवेकशीलता से कार्य किया जाता है तथा प्रत्येक खिलाड़ी का उद्देश्य अधिकतम लाभ तथा न्यूनतम हानि होता है। प्रत्येक खिलाड़ी को सभी संबंधित सूचनाओं की जानकारी होती है। खिलाड़ी बिना प्रत्यक्ष संवहन के व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, अपने अपने स्तर पर दोनों निर्णय लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई अनिश्चितता की स्थिति में निर्णय लेने की जो संभावितताएं कौन कौन सी हैं, उनकी विधियां क्या हैं, तो जरा उसका एक चार्ट अपन देखें। जैसा कि हमने जानते हैं कि निर्णय 3 प्रकार की परिस्थितियों में लिए जाते हैं। पहली है निश्चितता की स्थिति में निर्णय, जहां हर चीज सर्टेन है, निश्चित है। दूसरी स्थिति जोखिम की स्थिति में निर्णय, और जोखिम की स्थिति में निर्णय अप्रतिस्पर्धापूर्ण स्थिति में निर्णय लिए जाते हैं। तीसरी है अनिश्चिततापूर्ण स्थिति में निर्णय। अनिश्चितता अनसर्टेनिटी के अंतर्गत जो निर्णय लिए जाते हैं वह प्रतिस्पर्धापूर्ण स्थिति में निर्णय लिए जाते हैं। प्रतिस्पर्धापूर्ण स्थिति में जो निर्णय लिए जाते हैं उनके लिए 2 प्रकार की व्यूह रचनाएं होती हैं, एक सरल व्यूह रचना और एक ये मिश्रित व्यूह रचना। मिश्रित व्यूह रचना के अंतर्गत 2x2 की स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जा सकता है, 2x n और m/2 की स्ट्रेटेजी का उपयोग किया सकता है, या m/n स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जा सकता है। यदि 2x2 की स्ट्रेटेजी का उपयोग किया जाता है तो वहां अंकगणितीय विधि का प्रयोग किया जा सकता है। जहां 2x n और m/2 व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है वहां समस्या को हल करने के लिए अंकगणितीय विधि या रेखीय विधि का प्रयोग किया जा सकता है, और जहां m/n व्यूह रचना का प्रयोग किया जाता है वहां उस समस्या को हल करने के लिए रेखीय कार्यक्रम विधि जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं खेल सिद्धांत के अंतर्गत प्रयुक्त कुछ तकनीकी शब्दावली की। सर्वप्रथम हमने प्रयोग किया प्रत्येक खिलाड़ी। खिलाड़ी से क्या तात्पर्य है? खिलाड़ी से तात्पर्य 2 या 2 से अधिक प्रतिस्पर्धियों से है जो खेल सिद्धांत के अनुसार अपनी अपनी व्यूह रचनाओं का प्रयोग करते हैं।
अब ये ऐसा खिलाड़ी जो है, ऐसा प्रतिस्पर्धी कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई फर्म हो सकती है। दूसरी बात आती है, दूसरी जो एक टर्म आती है, हमने प्रयोग किया व्यूह रचना, इंग्लिश में इसको हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो व्यूह रचना से आशय क्या है? तो व्यूह रचना से आशय विभिन्न युक्ति, तरीके या विकल्पों से है जो खिलाड़ी द्वारा अपने लाभ को अधिकतम अथवा हानि को न्यूनतम करने के लिए प्रयोग की जाती है। यह व्यूह रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक सरल व्यूह रचना और एक दूसरी है मिश्रित व्यूह रचना। तो हम बात करें पहले सरल व्यूह रचना की। सरल व्यूह रचना से आशय उन प्रयासों से है जिनका दोनों परस्पर विरोधी दलों अथवा प्रतिस्पर्धियों को पूर्ण ज्ञान रहता है। हमने एक बार कहा, खेल सिद्धांत की मान्यता भी है कि दोनों प्रतिस्पर्धियों को एक दूसरे के लिए उपलब्ध विकल्पों का ज्ञान रहता है। तो सरल व्यूह रचना में उन प्रयासों से है जिसमें दोनों प्रतिस्पर्धियों को पूर्ण ज्ञान रहता है। सरल व्यूह रचना एक निश्चयात्मक डिटर्मिनिस्टिक प्रयास है जो एक दूसरे प्रतियोगी को पहले से ज्ञात होता है। सरल व्यूह रचना वाली खेल समस्याओं में जब प्रतिद्वंदी एक बार अपने विकल्पों का चुनाव कर लेता है तो फिर आगे अनिश्चितता नहीं रहती है और प्रत्येक खिलाड़ी खेल के परिणाम के बारे में जान लेता है। दूसरे प्रकार की स्ट्रेटेजी है मिक्स स्ट्रेटेजी। यह ऐसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मिश्रित व्यूह रचना। मिश्रित व्यूह रचना की स्थिति में एक प्रतियोगी को दूसरे प्रतियोगी के विकल्पों के चुनाव के बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। मिश्रित व्यूह रचना में प्रत्येक प्रतियोगी अपनी व्यूह रचना संभाविताओं के आधार पर अपनाता है, इसलिए इसको संभावितात्मक प्रतिस्पर्धा भी कहते हैं। एक टर्म आती है साम्य बिंदु। साम्य बिंदु किसको कहते हैं? तो सरल व्यूह रचना वाले खेल में पे ऑफ मैट्रिक्स के अंतर्गत उस अंक का चुनाव किया जाता है जो पंक्ति की सबसे छोटी राशि में से अधिकतम हो, रो मिनिमा का सर्वाधिक और इसी प्रकार कॉलम मैक्सिमा में से न्यूनतम हो, तो वह अंक जो है वह साम्य बिंदु कहलाता है। खेल का मान साम्य बिंदु के बराबर होता है। यदि खेल का मान शून्य हो तो ऐसे खेल को उचित कहते हैं और यदि मान शून्य ना हो तो ऐसे खेल को अनुचित गेम कहा जाता है। तो मैं समझता हूँ यह खेल सिद्धांत की एक प्रारंभिक जानकारी जो है आपके समक्ष चर्चा मैंने की, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।